ड्रीम क्लास में। देखिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट इतिहास और ये सेकंड चैप्टर है। देखिए इसमें हम जो भी क्वेश्चन की बात करेंगे तो बहुत ही खास होने वाले प्रश्न। देखिए ये भी अक्टूबर की क्रांति क्या है, सवाल नंबर 1 अक्टूबर की क्रांति क्या है। ये देखिए 2019 और 2018 में पूछे जा चुके हैं। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा 7 नवंबर 1917। क्या हो जाएगा 7 नवंबर 1917 ईस्वी में कहाँ ब्लेस्विक ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। कब? तो 7 नवंबर 1917 में क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। करेंस्की भाग गया और शासन की बागडोर ब्लेस्विक के हाथों में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया। किसका बनाया? किसको बनाया? लेनिन का। इसी क्रांति को ब्लेस्विक क्रांति या नवंबर की क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेस्विक क्रांति या नवंबर की क्रांति भी कहते हैं। इस अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 की घटना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि अक्टूबर की क्रांति को क्या कहते थे? अक्टूबर को क्रांति को नवंबर की क्रांति भी कहते हैं और ब्लेस्विक की क्रांति भी कहते हैं, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। चलिए हम सवाल नंबर 2 पूंजीवाद क्या? देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही भी आया और इस बार तो आने का बहुत ही चांस है, तो इसको याद रखिएगा कि पूंजीवाद क्या है। तो देखिए पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था, पूंजीवाद क्या है? राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता है। कौन? तो पूंजीवाद। सवाल नंबर 3 रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारण बताएं, तो आपको अगर कुछ जानकारी है तो आप अपने मन से भी बता सकते हैं। नहीं तो इस प्रकार बताया है कि रूसी क्रांति के निम्न 2 कारण: मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था परंतु उनकी मजदूरी काफी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार तथा अधिकतम शोषण किया जाता था। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अपनी मांगों में समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे और न मजदूर संघ ही बना सकते थे। मार्क्स ने मजदूरों की स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है कि मजदूरों के पास अपनी बेरियों को खाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था एवं जाराशाही की निरंकुशता को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे। औद्योगिकरण की समस्या। रूस में अलेक्जेंडर III के समय में औद्योगिकरण की गति में तीव्रता आई, लेकिन रूसी औद्योगिकरण पश्चिम पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग के विकास के लिए विदेश पूंजी पर निर्भरता बढ़ती गई। विदेशी पूंजीपत आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, इसके कारण लोगों में असंतोष व्याप्त था। चलिए सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये तो बहुत ही भिविया प्रश्न है। देखिए कितने बार पूछे जा चुके हैं कि सर्वहारा किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। सर्वहारा किसे कहते हैं? समाज का वह वर्ग। क्या? समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब किसान, कृषक मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल, उसे सर्वहारा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको आप अपने मन से भी अपने शब्द में भी दे सकते हैं कि सर्वहारा किसे कहते थे। सर्वहारा में गरीब किसान, गरीब मजदूर, सामान्य मजदूर ये सब आएगा, उसे सर्वहारा मजदूर कहते हैं। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी था? तो रूसी की नीति रूस की प्रजा विभिन्न जातियों के सम्मिश्रण से बनी थी। क्या था? रूसी की नीति रूस की प्रजा विभिन्न प्रजातियों के सम्मिश्रण से बनी थी। वहाँ कई धर्म प्रचलित थे, कई भाषाएं थे। रूस में स्लाव, फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग थे, परंतु इनमें स्लाव जाति के लोग प्रमुख थे। इन अल्पसंख्यक जातियों के विरुद्ध जार निकोलस द्वितीय के समय रूसीकरण की नीति अपनाई गई और एक जार एक धर्म का नारा अपनाया गया। क्या गया? एक जार और एक धर्म का नारा अपनाया गया। गैर रूसी जनता का दमन किया गया, इनकी भाषाओं पर प्रतिबंध लगाए गए, इनकी संपत्ति छीन ली गई। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलो विद्रोह किया तो उनका निर्दयपूर्वक दमन किया गया। इस कारण गैर रूसी जनता में असंतोष फैला और वह जाराशाही के विरुद्ध हो गई। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? तो मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराना, उत्पाद एवं वितरण में समानता स्थापित करना, मजदूरों को विशेष सुविधाएं जैसे कार्य के घंटे, वेतन, मजदूरों को संघ बनाने की सुविधाएं तथा मजदूरों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सामाजिक व्यवस्था में वर्ग संघर्ष को समाप्त कर वर्गहीन समाज की स्थापना करना। ये क्या था? साम्यवाद के एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था। यूरोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन करें। चंद दोस्तों इसका यूरोपियन समाजवादी के विचार का वर्णन होगा इस पे। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया गया। कितने चरणों में? 2। मार्क्स से पूर्व एवं मार्क्स के पश्चात। मार्क्स से पहले और मार्क्स के बाद। मार्क्सवादी विचारकों से इन्हें क्रमशः यूरोपियन समाजवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। यूरोपियन चिंतक आरंभिक चिंतक थे। यूरोपियन चिंतक क्या थे? आरंभिक चिंतक थे, जिन्हें पूंजी और श्रम के बीच संबंध की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। इनकी
दृष्टि आशीर्वाद थी। ये प्रबुद्ध चिंतकों की तरह मानव की मूलभूत अच्छाई एवं जगत की पूर्णता में विश्वास किया करते थे। इन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग सामान्य पर बल दिया।